फाइनली मार्वल की फैंटास्टिक फोर आ चुकी है और दिस टाइम इट एक्चुअली फेल्ट फैंटास्टिक। मैं जब ऑनेस्टली थिएटर गया था ना तो मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत कम थी, क्योंकि जो पिछले पार्ट्स थे या तो वो बोरिंग थे या फिर ओवर द टॉप सीजीआई का सर्कस बना दिया था। लेकिन ये मूवी जैसी शुरू होती है ना, स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में ही आपको पता चल जाएगा कि भाई ये मूवी बाकियों से अलग है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आज बात करेंगे कुछ खास। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इसके बाद आपको और कोई रिव्यू देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स ने आते ही धमाका मचा दिया था। बजट था लगभग $200 मिलियन का और इसने यूएस में ओपनिंग वीकेंड में ही टच कर लिया था $118 मिलियन। और उसके बाद वर्ल्ड वाइड जाके जो फिगर टच किया वो था $218 मिलियन का। इसे मैं जेम्स गन की सुपरमैन के साथ कंपेयर करूं तो उसने भी सेम टाइम पे रिलीज होके वर्ल्ड वाइड $220 मिलियन कमा लिए थे। लेकिन फैंटास्टिक फोर ने इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पे थोड़ा एज ले लिया, ऑलमोस्ट $100 मिलियन का। मतलब मार्वल ने इस बार पूरा पैसा वसूल करवा दिया। रेटिंग्स भी सॉलिड आए। रॉटेन टोमेटोज पे मिला 87% और IMDb पे अराउंड 7.2। ऑडियंस भी खुश और क्रिटिक्स भी। मूवी पास्ट वर्जन्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मैच्योर, विजुअली इंप्रेसिव और नरेटिवली फोकस्ड लगी। और भाई ये तो 2005 और 2015 की जो फ्लॉप वर्जन्स थे ना, उनका एक प्रॉपर रिडेम्पशन लग रहा है। और जहां 2005 और 7 वाली फिल्म्स एक लाइट हार्टेड टोन और बेसिक ओरिजिन स्टोरी पे टिकी थी, और 2015 की रीबूट फिल्म सिर्फ $167 मिलियन कमाकर कंफ्यूजन और पुअर एग्जीक्यूशन का शिकार हो गई थी, वहीं ये फिल्म एक नया मल्टीवर्स एंगल लेकर आई। पेड्रो पास्कल और पूरी कास्ट ने परफॉर्मेंसेस में जान डाल दी, और जो हमें 1960s का रेट्रो फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड दिखाया गया था वो तो बस एक विजुअल ट्रीट ही थी। और सबसे बड़ी बात, इस बार क्या किया, इस बार ओरिजिन स्टोरी स्किप करके हमें एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड टीम दिखाई देती है, जो पेस और एंगेजमेंट दोनों को टाइट बनाती है। रीड रिचर्ड्स, सू स्टॉर्म, जॉनी स्टॉर्म और बेन ग्रिम, ये 4 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन हर एक का अपना इमोशनल कन्फ्लिक्ट भी है। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि ये वाली मूवी पिछली मूवीज की तरह सिर्फ उनके सुपर पावर्स के ऊपर फोकस नहीं करती, बल्कि उनके जो पर्सनल डिसीजंस होते हैं और रिलेशंस होते हैं उनके ऊपर भी फोकस करती है। स्पेशली रीड और सू का डायनामिक, जिसमें हमें एक डीप इमोशनल और पेरेंटल लेयर भी दिखती है। साथ ही में गैलेक्टस और फीमेल सिल्वर सर्फर जैसे बोल्ड विलेन चॉइसेस ने फिल्म को एक एपिक स्केल दिया जो पहले कभी फील नहीं हुआ। इस बार तो भाई MCU ने फैंटास्टिक फोर को वो रिस्पेक्ट दी है जो बेचारे को कभी पहले नहीं मिल पाई। अब परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो सबसे पहले आते हैं हमारे अपने पेड्रो पास्कल, जो रीड रिचर्ड्स का रोल कर रहे हैं। और भाई इनकी एक्टिंग की तो क्या ही बात करूं मैं भाई। इनका काम आपने मैंडलोरियन में देखा है? अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा, एकदम सीरियस स्टाइल वाला बंदा आता है, सबको मार के चला जाता है। वन ऑफ माई फेवरेट्स। मूवी में वो एक इंटेलिजेंट साइंटिस्ट होते हैं जो हमारी छोटी सी पृथ्वी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनकी जो पर्सनल लाइफ होती है उसमें भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो ये जो डुअलिटी है ना, इसे पेड्रो ने बिना किसी ओवर एक्टिंग के परफेक्टली पोर्ट्रे करा है। वेनेसा कर्बी एज सू स्टॉर्म एकदम मैच्योर, ग्राउंडेड और एक इमोशनली लेट कैरेक्टर था उनका। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि ओवर ड्रामेटिक है या कोई कोल्ड सुपर हीरो वाली एक्टिंग कर रही है, एकदम नेचुरल लगा स्क्रीन पे। जॉनी स्टॉर्म मतलब जोसेफ क्विन का स्वैग तो भाई अलग ही लेवल का था। हर बार की तरह टिपिकल छेड़छाड़ वाला एटीट्यूड, लेकिन इसके पीछे एक सॉफ्ट और केयरिंग भाई भी छुपा होता है। और हाँ, बात करें बेन ग्रिम की यानी द थिंग की, तो इबॉन मॉस ने पूरे कैरेक्टर में जान डाल दी। शुरू में तो लगा था कि वो सिर्फ एक कॉमिक रिलीफ होगा, लेकिन वो तो भाई पूरी टीम का इमोशनल बैकबोन निकला। और वो जब अपने अपीयरेंस और अपनी लोनलीनेस के ऊपर बात करता है ना, तो भाई दिल पे लगती है सीधा। सिल्वर सर्फर इस बार फीमेल वर्जन है, प्लेड बाय जूलिया गार्नर। और भाई सच बताऊं, जैसे ही वो स्क्रीन पे आती है ना, पूरा थिएटर चुप एकदम। वॉइस मॉड्यूलेशन से लेके एक्सप्रेशन तक सब कुछ इतना काम और पावरफुल था कि उसका प्रेजेंस ही अलग लीग का है। और 3D में तो ऐसे लग रहा था जैसे आपसे ही गले मिलने आ रही हो। जो ये सिल्वर सर्फर का कैरेक्टर है ना, ये बहुत ही पावरफुल है और साथ ही साथ एक पोएटिक कैरेक्टर भी है। डायरेक्टर मैट शैकमैन ने इस बार MCU का फॉर्मूला तोड़ दिया। पेसिंग थोड़ी स्लो है हाँ, लेकिन इसी स्लो बर्न से ही एक इमोशनल डेप्थ भी डेवलप होती है। और सबसे बड़ी बात, ये फिल्म कॉमेडी पे डिपेंड नहीं करती। जोक्स आए ज़रूर, लेकिन वो नेचुरल फील हुए। ऐसा लग रहा था जैसे कैरेक्टर्स के सिचुएशन से निकले हुए हो, ना कि कोई फोर्स्ड वन लाइनर्स। विजुअल टोन भी अलग था, जैसे 60s का रेट्रो डिज़ाइन लेकिन मॉडर्न साईफाई टेक के साथ मिक्स। और बैकस्टे बिल्डिंग का तो इंटीरियर देख के ही मज़ा आ गया था। एंड गैलेक्टस का जो एंट्री सीन था वो तो भाई सिनेमैटिक गोल्ड था।
और हाँ, म्यूज़िक या बैकग्राउंड स्कोर इतना ज़्यादा फ्लैशी नहीं था, लेकिन जो हर एक सीन होता है ना और हर एक सीन का जो एक मूड होता है, उसे परफेक्टली बैलेंस करता है। और क्लाइमेक्स में तो भाई लिटरली गूज़बम्प्स आ गए थे म्यूज़िक के साथ ही। चलो, अब मैं आपको कुछ कूल बिहाइंड द सीन्स बातें बताता हूँ। सबसे पहले पेड्रो पास्कल के लिए मार्वल ने 3 बार अपना स्केड्यूल शिफ्ट किया। क्यों? क्योंकि वो द मैंडोलोरियन भी साथ में शूट कर रहे थे। जो रेट्रो फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड आप स्क्रीन पे देखते हो ना, वो मोस्टली प्रैक्टिकल सेट्स पे शूट हुआ है। मतलब असली प्रॉप्स, रियल मॉडल्स और मिनिएचर सेटअप्स। सरप्राइजिंगली वीएफएक्स बहुत कम यूज़ हुआ है। मूवी के एक सीन में एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग दिखती है जिसमें लिखा होता है ली साइंटिफिक रिसर्च फंड। दैट्स एक्चुअली अ हिडन ट्रिब्यूट टू स्टैनली। और हाँ, गैलेक्टस की जो वॉइस है ना, वो एआई से नहीं बनाई गई, उसे दिया है लेजेंडरी वॉइस आर्टिस्ट कीथ डेविड ने, जिसकी टोन मॉड्यूलेट की गई कॉस्मिक लेवल के लिए। एपिक स्टफ। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट आर द थिंग्स दैट वर्क इन फेवर ऑफ दिस मूवी। सबसे पहले ओरिजिन स्टोरी को स्किप करना। बोल्ड मूव था लेकिन इट वर्कड। एमसीयू में फाइनली एक मैच्योर टोन देखने को मिलती है। कैरेक्टर्स में रियल इमोशन डेप्थ थी। पेड्रो पास्कल और जूलिया गार्नर दोनों ने स्क्रीन ऑन कर ली है। और रेट्रो साईफाई वर्ल्ड एकदम अलग और फ्रेश लगा। नाउ थिंग्स दैट डिडंट वर्क। पेसिंग थोड़ी स्लो है तो शायद सबको पसंद ना आए, और एक्शन भी कम है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एंडलेस एक्सप्लोजन एक्सपेक्ट करते हैं। मोलमैन को भी दिखाया लेकिन उसका कैमियो जो था वो एकदम अननेसेसरी लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे टाइम फिलर हो बस, और कुछ नहीं। अब इतनी सारी मार्वल की मूवीज़ देखने के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मूवी सिर्फ एक सुपर हीरो स्टोरी नहीं थी। ये एक इमोशनल, ग्राउंडेड और फ्यूचरिस्टिक साईफाई ड्रामा थी जिसमें कैरेक्टर्स के इमोशन और कन्फ्लिक्ट ज़्यादा रियल लगे। बेन और रीड के कुछ सीन्स जेन्युइनली दिल छू जाते हैं। और इस मूवी को देख के लग रहा है कि फाइनली मार्वल को समझ आ रहा है कि भाई हर मूवी को जोक फेस्ट बनाना ज़रूरी नहीं होता। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स ने एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन दिया। विजुअल से लेके इमोशंस तक सब कुछ थॉटफुली डन था। पोस्ट क्रेडिट सीन की बात नहीं करूँगा, वो आप खुद जाके देख लेना। तो ओवरऑल यार, ये मार्वल के लिए एक बहुत ही बोल्ड स्टेप था और मुझे भी पर्सनली ये बहुत इम्पैक्टफुल लगा। ओरिजिन स्टोरी को स्किप करके आगे बढ़ना और इमोशनल स्टोरी टेलिंग को प्रायोरिटी देना, इट वॉज ऑनेस्टली रिफ्रेशिंग। मेरी तरफ से रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10। तो अगर आपको सुपर हीरो मूवीज़ में इमोशंस चाहिए और थोड़ी मैच्योरिटी चाहिए तो दिस वन इज़ अ मस्ट वॉच फॉर यू। तो भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली रिव्यू में। टिल देन टेक केयर, लव यू।